तो हेलो मेरे प्यारे साथी, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी गणित के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा, उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। बताइए कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। बताइए कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो दोस्तों, जिसका घात एक हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। तो रैखिक समीकरण का घात कितना हो जाएगा, एक होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, कि tan π/2 का मान होगा। बताइए दोस्तों कि tan π/2 का मान क्या है। तो tan π/2 का मान दोस्तों, पाई जो है वह त्रिकोणमिति में यानी 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू कितना डिग्री होता है, तो पाई का मान जो है डिग्री में 180 डिग्री होता है। तो बताइए दोस्तों कि π/2 का मान क्या है ना। π/2 का अगर सबसे पहले मान निकाले तो पाई है 180 डिग्री और बट्टा में 2 है, और काटिएगा ना तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो tan का tan लिख लेंगे, और π/2 का वैल्यू होता है 90 डिग्री। और दोस्तों आप लोग बताइए कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, आप लोग मान सारणी में पढ़े होंगे कि tan 90 डिग्री का जो मान होता है वह अपरिभाषित होता है। और दोस्तों आप लोग मान सारणी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। बताइए दोस्तों कि 4, -3 किस चतुर्थांश में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ पर क्या है, तो 4 दोस्तों प्लस में है, नहीं कुछ है तो क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस है, यानी 4 प्लस में है और 3 माइनस में है। तो बताइए दोस्तों कि प्लस कॉमा माइनस किस चतुर्थांश में आता है। तो दोस्तों प्लस कॉमा माइनस जो आता है वह चतुर्थ में आता है। किस में आता है दोस्तों, चतुर्थ में आता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा प्रश्न हर साल आता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर याद नहीं हो तो प्रथम में प्लस कॉमा प्लस आता है, प्रथम में प्लस कॉमा प्लस आता है, और द्वितीय में क्या आता है, तो माइनस कॉमा प्लस आता है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में लिखिए। चलिए तृतीय में क्या आता है, तो तृतीय में माइनस कॉमा माइनस आता है। दोस्तों अगर आप लोग को पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि प्रथम में प्लस कॉमा प्लस आता है, द्वितीय में माइनस कॉमा प्लस आता है, और तृतीय में माइनस कॉमा माइनस आता है, और चतुर्थ में प्लस कॉमा माइनस आता है। तो बताइए कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। बताइए दोस्तों कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है जी। दोस्तों ये हमारा क्या है, तो वृत्त है, और इसके जो बीच वाला पॉइंट यानी बीच में जो होगा ना, वही हमारे बीच में क्या होता है, तो वृत्त का केंद्र होता है। और केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, बताइए दोस्तों। तो केंद्र पर ना 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग भूलिएगा नहीं कि वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का। चलिए जी अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, कि इतना का बहुलक होगा। बताइए दोस्तों कि इनमें बहुलक क्या है। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया हुआ है। जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग 5 को देखिएगा तो 1 मरतबे 2 3 4, 4 बार 5 आया है, यानी सबसे ज्यादा बार आया है। बताइए दोस्तों कि यह आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार कौन संख्या है, तो सबसे ज्यादा बार 5 है, यानी इसका बहुलक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, कि एपी 4, 10, 16
22, 28 का सारवंतर होगा। बताइए दोस्तों कि इसका सारवंतर क्या है, इस एपी का सारवंतर क्या है। तो दोस्तों सारवंतर का अर्थ क्या होता है, तो सारवंतर का अर्थ होता है डी का मान। और दोस्तों आप लोग बताइए कि सारवंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दोस्तों इस एपी का जो 4 है ना, ये 4 है हमारा पहला पद है, और 10 जो है ना वो हमारा क्या है, दूसरा पद है। बस आपको मान रख देना है। बताइए दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 10 है, और पहला पद कितना है, तो 4 है, और 10 में से 4 को घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, यानी हमारा सारवंतर जो है वह 6 है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि 1/√3 बराबर है। बताइए दोस्तों कि 1/√3 इनमें से किसका मान है। बताइए दोस्तों, अगर आप लोग को मान सारणी याद है तो बताइए कि 1/√3 किसका मान है। तो अगर ऑप्शन ए में देखो तो tan 60 डिग्री है, और इसका वैल्यू जो होता है वह √3 होता है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मान सारणी से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों से मैं कहता हूं कि मान सारणी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। मान सारणी को आप लोग बिल्कुल ही रट जाइएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 है, ये तो नहीं होगा। cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है जी, वह क्या होता है, 1/√2 होता है, ये भी नहीं होगा। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, तो 1/√3, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/√3 होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि बिंदु इतना तथा एवं इतना के बीच की दूरी होगी। बताइए दोस्तों कि बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, दूरी निकालने के लिए सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे बताइए दोस्तों, दूरी सूत्र आप लोग फटाफट बोलिए। तो दूरी सूत्र जो होता है ना वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 और माइनस का y1 का क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ से बताइए आप लोग कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 और y2। तो दोस्तों यहाँ जो दो है ना, ये दो, ये हमारा क्या है, x1 है, ठीक है, और यहाँ पर जो 3 है ये हमारा y1 है। ये हमारे पास जो -2 है ना, ये हमारे पास x2 है, और 3 जो है वो हमारे पास क्या है जी, y2 है। तो बस आपको मान रखना है, बस सब तो मान रख दीजिए। तो कितना है, x2 का मान बताइए। x2 का मान हमारे पास -2 है, तो -2 रख लेंगे, और इसके बाद माइनस x1 का मान कितना है जी, x1 का मान 2 है हमारे पास, 2 रखेंगे, और इसका क्या है, तो होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर कर लेंगे। प्लस y2 कितना है, तो y2 हमारे पास 3 है ना, y2 हमारे पास 3 है, और y1 कितना है, पहले माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और इसके बाद y1 कितना है, तो y1 भी क्या है, तो 3 है, और इसका होल स्क्वायर है। अब बताइए कि -2 और -2, यानी -2 और -2, यानी पहले से कर्जा 2 था और फिर कर्जा 2 आ गया, तो कितना कर्जा हो गया टोटल, तो -4, यानी 4, और इसके बाद होल स्क्वायर है, और प्लस बताइए आप लोग कि 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 में से 3 जाएगा 0, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा, है ना। देखिए अब बताइए जी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और बताइए आप लोग कि 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही ना होगा। और दोस्तों यहाँ पर हम माइनस, क्या है, माइनस माइनस यहाँ से कट गया। जब आप -4 का स्क्वायर करिएगा ना, थोड़ा यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, तो -4 और गुना -4 लिखेंगे, और दोस्तों गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 16 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 16 लिखे हुए हैं, और 16 में 0 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, तो 16 आ जाएगा। और बताइए 16 किसका वर्गमूल है, तो 4 का, यानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि द्विघात समीकरण इतना में मूलों के योग का मान होगा। बताइए दोस्तों कि मूलों का योग, तो दोस्तों आपको यहाँ निकालना क्या है, मूलों का योग। आप लोग फटाफट बताइए कि मूलों का योग यहाँ पर कितना है। तो दोस्तों मूलों का योग का फॉर्मूला होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यही ना, अल्फा प्लस, एक सेकंड, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। और दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग फटाफट बताइए, अल्फा प्लस बीटा का, तो -b और बट्टा में a, यही ना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर a का जो मान है ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वह a का मान होगा, नहीं कुछ है तो a का मान हमारे पास नहीं कुछ है, यानी a का मान हमारे पास कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है। और जो x के साथ होता है वह b का मान होता है, तो b का मान हमारे पास क्या, +2 है। और c जो इस स्थान पर होता है वह c का मान होता है, तो c का मान बताइए कि c का मान कितना है, तो c का मान जी -3 है। तो यहाँ से आपको मान रखना है, तो बताइए कि माइनस पहले से फॉर्मूला में है तो माइनस रख देंगे, ठीक है।
माइनस रख देंगे और इसके बाद बी का वैल्यू कितना है जी, बी का वैल्यू 2 है और ए का वैल्यू हमारे पास 1 है और -2/1 क्या होता है, तो -2/1 होता है माइनस का 2, यानी इसका जो मूलों का योग है वह -2 है, यानी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि √5 एक संख्या है। बताइए दोस्तों कि √5 कैसी संख्या है, तो √5 जो है ना वह एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका नंबर बी है, क्योंकि दोस्तों ये जो 5 है ना ये रूट से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा और जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बताइए दोस्तों कि ये वाला बिंदु का दूरी जो है वो मूल बिंदु से कितना है। बताइए दोस्तों कि ये वाला जो बिंदु दिया हुआ है 4, -5 इसकी दूरी मूल बिंदु से कितनी है। तो दोस्तों अगर आपसे अगर कभी भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पहले वाला का स्क्वायर कर देना है। पहले वाला का स्क्वायर कर देना है। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। पहले वाला का क्या कर देना है, पहले वाला का स्क्वायर कर देना है और इसके बाद प्लस में दूसरा वाला का स्क्वायर कर देना है और इसके बाद आपको रूट में रख देना है ना। अब बताइए दोस्तों कि 4 का स्क्वायर कितना है, तो 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है और यहाँ से क्या है ना -5 का स्क्वायर करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस का 25 लिखे है। अब यहाँ से ऐड कर दीजिए 6 5 11 का 1, सॉरी माफ कीजिएगा 11 का 1 और हाथ में 1 और इसके बाद 2 1 3 1 4 है ना, यानी √41। बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है, बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। बताइए दोस्तों काफी वीवीआई प्रश्न है, काफी वीवीआई प्रश्न है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित का अर्थ क्या होता है, संभव। संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो संभव घटना यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो याद रखिएगा असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। बताइए दोस्तों कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग घबराइएगा नहीं, संयुक्त संख्या का अर्थ होता है ना भाज्य संख्या। क्या होता है जी, भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या का अर्थ होता है भाज्य संख्या। तो बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। सबसे छोटी अभाज्य, मैं लिख देता हूं सबसे छोटी अभाज्य। बताइएगा दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि पाई है। बताइए दोस्तों कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई जो है ना वह एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जहां पे पाई दिख जाए समझ लीजिएगा कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि दो संख्याओं के लॉसअ तथा मौसअ बराबर है। दो संख्या है जिसका लॉसअ और मौसअ क्या है जी, बराबर है, तो संख्या क्या होगा। बताइए दोस्तों कि दो संख्या का लॉसअ और मौसअ बराबर है तो वह संख्या क्या होगा, तो दोनों का दोनों संख्या क्या हो जाएगा, बराबर होगा। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि बराबर संख्या का जो लॉसअ होता है और मौसअ दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप लोगों के लिए एग्जाम्पल में मैं बता दूं, अगर मान के चलिए कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं दोनों संख्या क्या है, एक 10 है और ये भी संख्या 10 है, दोनों संख्या बराबर है, तो आप लोग इसका अगर मौसअ निकालिएगा ना तो मौसअ भी कितना आएगा जी, 10 आएगा, है ना। और लॉसअ निकालिएगा तो लॉसअ भी क्या आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। तो क्या है कि जब दो संख्याओं का लॉसअ और मौसअ बराबर है तो याद रखिएगा कि दोनों संख्या भी क्या होगा, बराबर होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है। बताइएगा दोस्तों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 1 का 1 लिख लेते हैं। अब बताइए दोस्तों कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। और बताइए दोस्तों 1 है तो 1 और माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 ना होता है, यानी √3 को गुना कीजिएगा ना तो 3 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना है, 4, और नहीं पूछा तो नीचे में 1 रख दीजिए। अब यहाँ से क्या है, भिन्न घटाओ, यानी 1 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, 1 चौके 4 तो 1 चौके क्या हो जाएगा 4, माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 आएगा और नीचे में 4 है यानी बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4 यानी 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में
5 का घातांक है। बताइए दोस्तों कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। तो दोस्तों यह जानने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए कर लेते हैं। 400 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे जी, तो 200 बार में जाएगा। फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 100 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 50 मरतबे जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 25 बार में जाएगा। अब आप लोग बताइए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अब बताइए दोस्तों कि 25 में किससे लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, है ना। 5 मरतबे जाएगा और 5 से लगाइएगा तो 1 बार में जाएगा। अब बताइए दोस्तों कि यहाँ पर 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। 5 का घातांक का अर्थ क्या होता है, 5 कितनी बार आया है, तो 5 जो है ना 1 बार 2 बार आया है, यानी 5 का घात क्या है, तो पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 1 बार 2 यहाँ पर कितनी बार है जी, 2 4 बार है, और गुना 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। यही जो है ना 5 का घातांक है। तो 5 का घातांक कितना है, 2 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। बताइएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो रैखिक बहुपद का अर्थ क्या होता है, घात 1 वाला, और इसका जो शून्यक होगा वो भी क्या होगा, तो 1 होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा, यहाँ पे रैखिक बहुपद पूछा है, आपसे पूछ सकता है द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या। तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 हो जाएगी, त्रिघात बहुपद में शून्य 3 हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 20 कि बहुपद x-1 का शून्यंक है। बताइए दोस्तों कि बहुपद दिया हुआ है x-1 और x-1 का शून्यंक क्या होगा। शून्यंक पूछा है तो बराबर में 0 करना है, और इधर का जो -1 है इस साइड आने पर +1 हो जाएगा, यानी हमारे पास शून्यंक कितना है, शून्यंक 1 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। काफी इजी प्रश्न था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। √11 अपरिमेय संख्या है, √15 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी में अगर देखा जाए, तो बताइए √9 किसका वर्गमूल है, 3 का, है ना। और 16 किसका वर्गमूल है जी, 16 जो है वह 4 का वर्गमूल है। 3 चौके क्या हो जाएगा, 12। ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी हमारे ये परिमेय है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि बहुपद बहुपद इतना इतना है। बताइए कि यह क्या है, अचर बहुपद है कि रेखीय बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद है। दोस्तों यहाँ पर जो है ना x का घात 3 है, x का घात 3 है, आप लोग समझ लीजिएगा, x का घात 3 है। तो बताइए दोस्तों कि जिसका अधिकतम घात, बताइए कि इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतम घात है ना वो अधिकतम घात 3 है, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उससे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, यानी हमारा यह क्या है, यह बहुपद त्रिघातीय बहुपद है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि एक त्रिघात समीकरण का घात होगा। बताइए दोस्तों कि एक त्रिघात समीकरण का घात क्या होगा, तो त्रिघात समीकरण का घात क्या होगा, तो 3 होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। बताइए दोस्तों 7 यहाँ प्लस है और 8 जो है वो माइनस में है, तो बताइए कि किस चतुर्थांश में है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में आता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि आंकड़ों इतना का बहुलक है। बताइए दोस्तों कि इस आंकड़ा का बहुलक क्या है, तो जो आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो बताइए सबसे ज्यादा बार कौन संख्या है, 3 है। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बस बहुलक जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है जी, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य होगा। बताइए दोस्तों कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या पहले आप लोग समझिए, प्राकृत संख्या हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं, और प्रथम यानी शुरू से 5 को प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, तो हमारा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 5 को शुरू से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ प्लस प्लस हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सभी संख्या को जोड़ना पड़ता है, और जितना संख्या है उतना से डिवाइड करना होता है, यानी भाग करना होता है। तो सभी संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल संख्या कितना है, 5 है, टोटल संख्या 5 है। चलिए आप लोग सभी को ऐड करिए, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15,
तो क्या है 15/5, और 15/5 को आप काटिएगा तो कितना बार में जाएगा जी? 3 बार में। तो बताइए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या निकला है? तो 3, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है? बताइएगा दोस्तों, काफी वीवीआई प्रश्न है कि वृत्त के परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो दोस्तों वृत्त की परिधि होता है 2πr, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। बताइए दोस्तों कि द्विघात समीकरण में कितना मूल होगा? तो द्विघात समीकरण में 2 मूल होगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि एपी इतना का 10वां पद होगा। बताइए दोस्तों कि इस एपी का 10वां पद क्या है ना? आपको बताना है कि इस एपी का 10वां पद क्या है। इस एपी का 10वां पद क्या है? तो दोस्तों यहाँ 2 जो है वह एपी का प्रथम पद है। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, और आपको 10वां पद निकालने के लिए सार्वंतर का जरूरत पड़ेगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। तो यहाँ दूसरा पद हमारे पास 7 है, पहला पद 2 है, और 7 में से 2 को घटाइएगा तो 5 आएगा। और दोस्तों 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद को आप लोग बताइए हम क्या लिख सकते हैं? 10वां पद को क्या लिख सकते हैं? 10वां पद को लिख सकते हैं जी a+9 गुना डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। a+9 गुना डी, है ना? अब बताइए, मान रखिए a का मान 2 है, +9 गुना डी का मान कितना है जी? 5 है। तो यहाँ से कर देंगे तो 2 + 9 × 5 कितना? 1 सेकंड जी, 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45, और 45 में 2 ऐड करिएगा तो 47 आ जाएगा, यानी इसका 10वां पद क्या है? 10वां पद है 47, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है। बताइए दोस्तों कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मैथ के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया है। तो आप लोग बताइए कि यह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने खुद से कितना प्रश्न बना पाया? बताइए दोस्तों कि यह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया? और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग।